राहुल रंजन कुमार, प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए 9557625468 इस नंबर पर। प्लीज ऐड मी इन 2:30 वेब बैच, आई विल ऐड यू। फोल्डर का नाम क्या है? एक फोल्डर बनाया है मैंने रिएक्ट नाम का। इस फोल्डर के अंदर हम लोग वर्किंग करते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स नए न्यू हैं, तो मैं बस एक रिवाइज कर रहा हूँ, एक एप्लीकेशन नई क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, देख इस पर्टिकुलर फोल्डर को मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन किया। एक कहीं पर भी आप फोल्डर बना लेना और इस पर्टिकुलर फोल्डर को आप कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या कर लो, ओपन कर लो। ठीक है, रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है। बेसिकली फास्ट है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा एक काम है इसका, पेज को बनाना बस। ठीक है, मीन्स डिजाइन कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है रिएक्ट। अब रिएक्ट में नंबर ऑफ चीजें हमें डाउनलोड करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम उसके अंदर वर्किंग कर पाते हैं। तो हमें npm एक हमारे पास है नोट पैकेज मैनेजर, हमारे लिए वेटर की तरह काम करता है, जहाँ से हम चीजों को डाउनलोड करते हैं और फिर रिएक्ट में अप्लाई करते हैं। रिएक्ट जो है 2013 के अराउंड में मार्केट में आया है, तो ये मान के चलिए कि इसका सिंटेक्स अलग होगा। ठीक है, बट इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिखने का तरीका अलग है। क्लियर है बात? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कमांड लिखी npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप और एप्लीकेशंस का नाम। ऐसे मैंने कोई भी एक एप्लीकेशन बनानी है प्रोजेक्ट 2 नाम से, ऐसे मैंने इसका नाम लिख दिया npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये एक एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। डॉट स्लैश मीन्स कहाँ पर नहीं, मतलब हम लोग यहाँ पर तो प्रोजेक्ट का जो नाम दे रहे हैं, हम अगर डेस्कटॉप में एक अलग से मतलब फोल्डर बना लिए, मतलब उसी के अंदर मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो डॉट स्लैश। हाँ हाँ, ठीक है, मैंने इसे एंटर प्रेस किया तो मेरे पास क्या होगा, एक एप्लीकेशन क्रिएट होगी। ठीक है, ध्यान देना, ये मैंने कमांड लिखी और इस कमांड लिखने के बाद एंटर प्रेस कर लेना है। तो अब आपके पास जो भी ये प्रोजेक्ट 2 नाम का जो भी आपने कमांड चलाई होगी, ये कमांड रन करना स्टार्ट होगी। ठीक है, ये क्या करेगी, प्रोजेक्ट्स को बनाएगी। ठीक है, इसके अंदर पैकेजेस होंगे, डिपेंडेंसी फाइल्स होंगी। ठीक है, npm मॉड्यूल होगा, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है वो पहले से बन के आ जाता है। एक एप्लीकेशन खुद से क्रिएट होके आ जाएगी। ठीक है, ये जो चीज क्रिएट होती है, इस क्रिएशंस में आपके सिस्टम की स्पीड और दूसरा इंटरनेट की स्पीड प्रॉपर होगी, तो तब ये चीजें डाउनलोड हो पाएंगी। ठीक है, मनोज ध्यान देना है, तेरा ये खुल जाता है बार बार, अनम्यूट करना पड़ता है। बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पर आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि एरे क्या होता है,
एरे में फिल्टर मेथड क्या करती है, मैप मेथड क्या करती है, ठीक है, रिड्यूस क्या होता है, स्लाइस क्या है, ठीक है, इंक्लूड क्या होता है, इस तरीके की बेसिक चीजें आपको पता है तो वो आपको हेल्प करती है रिएक्ट में लिखते समय। एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, कॉल बैक क्या होता है, ऐसी बेसिक थिंग्स, ठीक है। ये आपको अगर पता है तो ये आपको हेल्प करता है रिएक्ट के केस में। और HTML CSS आपका प्रॉपर होना चाहिए, बेसिक मीन्स आपको डिजाइन करना आना चाहिए, उसी के बाद आप रिएक्ट को समझ सकते हैं। क्लियर है बात? ये फास्ट इसलिए है क्योंकि रिएक्ट डॉम और वर्चुअल डॉम पे काम करती है, ठीक है। ये क्या चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि बोलते हैं ना रिएक्ट फास्ट है, तो रिएक्ट फास्ट क्या, वो एप्लीकेशंस खुद से क्रिएट करेगा, अभी टाइम लेगा थोड़ा सा, ठीक है। हमने क्या किया, गूगल पर हम लोग गए, ऐसे हमने एक बेसिक सी साइट ओपन करी, कोई भी W3 स्कूल या समथिंग ऐसा कुछ। अब आपके पास जब पेज आपका बनता है तो राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट जब करते हैं तो ब्राउजर क्या करता है, एक डॉम स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है एलिमेंट सेक्शंस के अंदर। जो भी आप पेज बना रहे हैं, देखिए HTML से स्टार्ट करके पूरे के पूरे HTML के कोड को यहाँ पर लिख दे रहा है। HTML स्टार्ट, हेड है उसके अंदर, फिर हेड के अंदर क्या क्या है, बॉडी क्या, ऐसा स्ट्रक्चर खुद से नोड क्रिएट कर देता है, ट्री स्ट्रक्चर। क्लियर? हम कभी भी किसी भी पर्टिकुलर साइट पर, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पेज पर हैं, मैंने ट्यूटोरियल वाले सेक्शंस पर क्लिक किया लर्न HTML, तो जब मैं लर्न HTML पे क्लिक करता हूँ, आप नोटिस कीजिए ये पूरा का पूरा पेज क्या होता है, रिलोड होता है, ठीक। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई SQL पे मैंने क्लिक किया, नोटिस करना, अगर मैं SQL पे क्लिक करूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज कर पाऊँ, इस पर्टिकुलर सेक्शन को, जिस सेक्शन पे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने SQL पे क्लिक किया तो मैं सिर्फ कहाँ चेंज करना चाहता हूँ, इस जगह पे या इस जगह पर, ठीक। मैं पूरे पेज को रिलोड नहीं करना चाहता, तो इसके लिए React.js खुद से क्या करती है, पीछे सेम टू सेम डॉम की तरह एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर दी। वर्चुअल का मतलब जो दिखता नहीं है, ठीक है, खुद से क्रिएट हो जाता है। आपने क्लिक किया किसी पर्टिकुलर एरिया पर, आप कहते हो कि भाई यही वाला एरिया चेंज, ठीक है, तो पीछे वर्चुअली वो क्या करती है, पर्टिकुलर एक ही एरिया पर चेंजेस कराती है। जैसे ये क्लिक किया तो यहीं पर चेंज होगा, किस पर, वर्चुअल डॉम पे। फिर वो वर्चुअल डॉम चेक करेगा कि डॉम बना है जो पेज पर, क्या वो दोनों इक्वल है, नहीं है तो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा वर्चुअल डॉम के साथ में उस डेटा को, ठीक है। ये काम रिएक्ट कर रही है बैकएंड में, हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई आपके पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल का ही जैसा दूसरा मोबाइल क्रिएट हो जाता है, ठीक। अब आपको किसी भी जगह पे चेंज करना है तो दूसरे मोबाइल पर उस पर्टिकुलर जगह में क्या कर देता है, वो चेंज करता है पीछे बैकएंड पे खुद से। आपने कहीं चेंजेस किए, वो चेंजेस चेक होते हैं पहले वाले मोबाइल के साथ में कि भाई ये कहां पर चेंजेस बंदे ने किया है, उस पर्टिकुलर एरिया को जाकर क्या कर देती है, चेंज कर देती है। रिएक्ट में ऐसी कोडिंग प्री डिफाइंड है, ठीक है, जिससे रिएक्ट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। बाकी आप एंगुलर पे बात करते हैं तो पूरा पेज रिलोड होता है, ठीक है, जबकि एंगुलर भी सिंगल पेज एप्लीकेशंस ही क्रिएट करती है। तो ये डॉम और वर्चुअल डॉम का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है थ्योरी के अंदर, ठीक है, कि इस तरीके से डॉम काम करता है। हमने जो कमांड लिखी थी रन हो चुकी है। अब क्या होगा, आपको VS कोड पे जाना है और VS कोड पर उस पर्टिकुलर जो भी आपने फोल्डर बना रखा है, ओपन फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर ड्यूकैट के अंदर जावास्क्रिप्ट 2 है, और जावास्क्रिप्ट 2 के अंदर रिएक्ट वाले फोल्डर के अंदर आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट करी, कौन सी, प्रोजेक्ट 2, जिसको आप ओपन कर लेंगे VS कोड में, ठीक है। अब आपके पास आप देखिए काफी सारी फाइल्स, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक फोल्डर, SRC फोल्डर,
हमारे पास package.json, इस तरीके से नंबर ऑफ फाइल्स अभी हमारे पास आ गई। ठीक है, हम बेसिक सा कहीं पर भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सा आगे समझते हैं कि क्या बना हुआ है, उसको रन कैसे कराएं। ठीक है, एक एक करके जाकर अभी नहीं देख रहे कि पब्लिक के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, हम सीधे कमांड से रन कराते हैं। कैसे रन कराना है, आप टर्मिनल पे गए, न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, या फिर अगर आप सीएमडी में देखते हैं तो सीएमडी में भी आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपको किस फोल्डर के अंदर जाना है, लिखा है देखो, वी सजेस्ट दैट यू हैव बिगिन बाय टाइपिंग cd project2 एंड देन npm start। ठीक है, या तो आप यहां से क्या कर लीजिए, cd project2 एंटर प्रेस और यहाँ पर npm start की कमांड चला दीजिए, या फिर आपने इसी चीज को कहां पर ओपन किया है, VS कोड में, VS कोड में, बढ़िया, आसो मैम नहीं आई है शायद। ठीक है, यहाँ पर आप देखना project2, इसको मैंने रन कराया, किस तरीके से किया, npm start, ये मैंने कमांड चला। ठीक है, अब ये npm start जो कमांड आपने रन करी है, इस टाइम पर बैकएंड में इसकी जो फाइलें बनी होंगी वो रन करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वेबसाइट जब रन करती है तो index.html से चलती है, कोई भी एप्लीकेशन आप पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले फाइल कौन सी चलेगी, index.html। index.html वाली फाइल पर इन्होंने क्या किया है समझने की कोशिश करनी है बस। तो लोकल होस्ट 3000 नंबर के पोर्ट पर एक यूआरएल पर कुछ एप्लीकेशन रन होने लगी है जब मैंने npm start लिखा है। ठीक है, तो ये क्या एप्लीकेशंस मुझे पीछे दिख रही है, अभी रन करने देते हैं, तब तक यहां समझते हैं किस पे, पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फाइल बनी हुई है, कौन सी, index.html। इस फाइल, ये वाली फाइल रन हो रही है, आप देखना, नोटिस करना। देखिए कैसे नोटिस करवाता हूं, यहाँ पर इसमें टाइटल लिखा होगा, क्या लिखा है टाइटल पे, रिएक्ट ऐप। देखना ये वाला टाइटल आपको पेज पर दिखाई देगा, कहां पर, ठीक है। उसके बाद जब index.html बनी है, index.html के अंदर इन्होंने बॉडी पर सिंपल सा क्या लिखा है, डिवाइड रूट लिखा, बाकी तो कुछ नहीं बना रखा ना, देखो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं बनाया। ठीक है, ये डिवाइड रूट लिखकर छोड़ दिया है, इसको मैं अगर कमेंट कर दूं और कमेंट करके यहां पर अगर लिखूं क्या, गुड मॉर्निंग, और सेव करूं Ctrl+S, तो आप पेज पर देखना आपको क्या दिख रहा है, गुड मॉर्निंग। और बाकी तो कुछ था ही नहीं, फिर वो बाकी कहाँ से आ रहा है, इसको समझना है अब अगली चीज। बाकी तो इन्होंने सिंपल सा क्या किया है, डिव बनाकर जिसकी आईडी रूट बनाकर छोड़ दी। इस index.html के बाद जो फाइल रन कर रही है वो रन कर रही है src फोल्डर के अंदर index.js। index.js पर इन्होंने क्या किया है, उस पर्टिकुलर आईडी को गेट कराया है, आप यहाँ पर नोटिस करना, ये देखो। ठीक है, और उस आईडी को गेट कराने के बाद यहां पर रेंडर के अंदर, रेंडर का मतलब होता है शो करना। ठीक है, और शो किसको कर रखा है, एक पर्टिकुलर ऐप को। ठीक, और ये ऐप ऊपर टॉप में इन्होंने क्या किया, इसे इंपोर्ट किया, और ये ऐप वाली फाइल कहां पर है, app.js। तो जो आपको पेज पर दिख रहा है वो कौन सी फाइल दिख रही है, app.js वाली, जो बॉडी पर दिख रही है। ठीक, आप बॉडी पर देखिए, यहाँ पर अगर आप फोकस करते हैं तो ये लर्न HTML लिखा हुआ था, हमारे पास इमेज बनी हुई आ रही है। अगर आप इस पर्टिकुलर कोड को क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं यहां से लेकर ऊपर टॉप तक। ठीक, तो अब ये आपने कमेंट कर दिया, और इस app.js पर जैसे आप यहां पर आए और इस पर्टिकुलर जगह पर एक सेकेंड ना,
ठीक है, पेज पर ये पर्टिकुलर चीज टाइप। अब मैं पेज पर आया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, गुड मॉर्निंग, और जाकर मैं पेज पर अगर देखूं तो जो भी ये मैंने पेज बना रखा है, इस पेज को अगर मैं कहां पर जाकर देखता हूँ, VS कोड पर जाकर देखता हूँ, मुझे क्या दिख रहा है, गुड मॉर्निंग। ठीक, अब जो भी ये पेज है इसके लिए CSS इन्होंने कहां पर लिखी है, app.css में। ये टेक्स्ट अलाइन क्या कर रखा है, सेंटर, तो इसकी वजह से टेक्स्ट कहां पर आता है, सेंटर पे, क्योंकि ये क्लास जो बनाते हैं यहाँ पर क्या लिखी जाती है, क्लास नेम। और आप जाके इस app.css पर अगर देखते हैं तो टेक्स्ट अलाइन अगर आप लेफ्ट कर दें तो ये किस तरफ अलाइंड हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। इसका आपने कोई बैकग्राउंड कलर दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल क्या दे दिया, रेड कलर आपने दे दिया, कोई भी एक कलर, जैसे मैं व्हाइट ही दे देता हूँ, और फॉन्ट का एक साइज दे दिया कोई भी 2em। तो जैसे आप यहाँ पर साइज देते हैं तो ये आपको कहाँ पर दिखाई देगा, पर्टिकुलर पेज पर। ठीक है, तो जो रन हो रहा है वो कौन सी फाइल, app.js, index.html के साथ में index.js है, index.js के साथ में app.js है, फिर app.js के अंदर जो आप लिख रहे हैं वो आपको पेज पर दिखता है। उसकी फाइल बनी हुई है कौन सी, app.css। ठीक है, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग। अब बात आती है कि सर ये EM क्या है। ठीक है, तो नॉन HTML CSS वाला बच्चा मुझसे ऐसे क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो मैंने पहले बोल दिया भाई, बिना HTML CSS के यहाँ पर मेरे से ना पढ़े। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ React.js, तो मैं कुछ बेसिक तो आंसर दे दूंगा। ठीक है, बट बाकी आंसर्स नहीं दूंगा। जैसे अभी एक बच्चे का EM से रिलेटेड आंसर है, हो सकता है EM ना आता। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ EM क्या है। 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। ठीक है, ब्राउजर पर डिपेंडेंट है, ऑलरेडी ब्राउजर पर 16 पिक्सल में सेट है, तो इसलिए आप जो यूनिट की जाती है पिक्सल की जगह पर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, EM यूज कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, EM और REM दोनों सेम नहीं है। देखना, अगर आप यहाँ पर REM लिखते हैं, नोटिस करना, अगर आप CSS में क्या लिख रहे हैं, REM लिखते हैं, तो जब आपने यहाँ पर पेज बना रखा है, जैसे आपने लिखा है क्या, HTML एक रूट एलिमेंट होता है। ठीक है, बेसिकली REM आपको 16 पिक्सल दिखता है। ठीक है, बट HTML के अकॉर्डिंग चलता है, ये रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग। आपने यहाँ पर लिखा HTML पर लेट्स से फॉन्ट का साइज, समझ रहे हो आपको, और फॉन्ट के साइज में आपने लिखा है कितना पिक्सल, 10 पिक्सल। और अभी यहाँ पर आप फॉन्ट साइज 2 REM लिखते हैं तो ये 20 पिक्सल होगा। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, HTML रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जब नहीं लिखा है, ध्यान रखना, जब ये नहीं लिखा है तो ये भी 16 पिक्सल है। ठीक है, वरना किसके अकॉर्डिंग चलता है, ये रूट एलिमेंट के। Ctrl+S मैंने ऐसे किया, और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं तो ये 20 पिक्सल है। ठीक है, तो आप पेज पर यहाँ पर जाकर अगर सिंपली ये नहीं लिखते हैं और 2 REM ही लिख रहे हैं तो अभी आपको REM और EM क्या दिखेगा, सेम लगेगा, क्योंकि 16 पिक्सल बेसिक मान के चल रहा। ठीक है, तो ये आपने CSS कहां पर लिखी इसकी, app.css वाले पेज पर, और app.js पर आपने सिंपल सा भी गुड मॉर्निंग लिखा है। आपके पास जो React.js होती है, वो React.js कैसे काम करती है, गुड आफ्टरनून आप लिख रहे हैं यहाँ पर, तो React.js एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर की तरह काम करती है। ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या हो गया, आप पेज पर यहाँ पर हैं,
जाकर अगर देखते हैं पेज पर कोई भी चीज आपने की, जैसे गुड आफ्टरनून में लिखा है, तो ये वाले पेज पर आपने कोई चेंजेस किया है, वो बने होते हैं किसी दूसरी फाइल्स के अंदर। ठीक है, आपने क्या बनाना पड़ता है, कंपोनेंट को ब्रेक करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको आप वेबसाइट बनानी है पूरी की, वेब पेज बनाना है, तो आप क्या करोगे, हेडर वाले सेक्शंस को अलग फाइल पे बनाओगे, फुटर वाले सेक्शंस को अलग फाइल पे बनाओगे, मिड वाले सेक्शंस को अलग किसी फाइल पे बनाओगे, और उसके बाद इन तीनों को जोड़ दोगे किस पर, ऐप वाले। ठीक है, तो ऐप वाला क्या है, ऐप डॉट सी एस एस क्या है बेसिकली, ऐप डॉट सी एस एस बेसिकली आपके पास एक कंपोनेंट हो गया, मेन कंपोनेंट। जिस मेन कंपोनेंट में आप क्या कर रहे हो, अलग अलग फाइलें बनाकर जोड़ रहे हो। तो ऐप के लिए अगर मैं बात करूं, तो ऐप को आप क्या कर रहे हो, बेसिकली डिफाइन कर दो। जैसे कि आपने क्या कह दिया, बैकग्राउंड कलर कह दिया इसका कोई भी ग्रे। ठीक, अभी हाल फिलहाल जैसे मैंने इसका एक विड्थ डिफाइन कर दी कितनी, 100 VW, अभी के लिए लिख रहा हूं ऐसा। ठीक है, और हाइट तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे डेटा डलता है वैसे वैसे हाइट खुद से आएगी, बट अभी के लिए हाइट लिखी है। ठीक है, तो ऐप वाला जो कंपोनेंट बना रखा है उसका आपने एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड दे दिया। आपको हेडर सेक्शन बनाना है, लेट्स से मेन्यू बनाना है। ठीक, तो आप क्या करोगे, एक, अब मेन्यू के लिए आप क्या करते हो, बेसिकली ऐप डॉट जेएस वाली फाइल पर यहां पर लेट्स से मैंने एक डिव बनाया जिसको मैंने नैवबार नाम से डिफाइन कर दिया। ठीक, यहां पर बनाते थे ना नैवबार, तो इस नैवबार के लिए जैसे आपने क्या करा, ऐप डॉट सी एस एस पर नैवबार के लिए आपने सीएसएस लिख दी, क्या लिख दिया, विड्थ लिख दी कितना, 100 VW, लेट्स से इसकी बेसिक सी हाइट दे दी कितनी, 20 VH, कोई भी एक ऐसा ये आपने डिफाइन किया, और इसका एक बैकग्राउंड कलर दे दिया यहाँ पर, कैसा, लेट्स से ये बैकग्राउंड कलर दिया है। ठीक, आप पेज पर वापस आए, आपने यहाँ पर पेज पर देखा कि यार भाई हेडर बन रहा है। ठीक, अब इस पर मेरे को क्या बनाने हैं, मेन्यूज बनाने हैं। ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे ड्यूकेट लिखा हुआ चाहिए और राइट हैंड साइड पर होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ऐसा कुछ चाहिए। तो मैं क्या करता, दो डिव बनाता ना यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डिव बनाया लेफ्ट हैंड साइड पर जहां पर मुझे ड्यूकेट लिखा हुआ चाहिए, और एक डिव बनाया मैंने राइट हैंड साइड पर, जैसे राइट नैव लिख देते हैं। ठीक, ये मैंने बनाया, और लेफ्ट हैंड पे मैंने क्या लिख दिया, लेट्स से लेफ्ट नैव लिख दिया। अब लेफ्ट नैव और राइट नैव के लिए क्या लिखा मैं, CSS, यहां पर लेआउट बना रहा हूं बेसिकली, किसके लिए, लेफ्ट नैव के लिए। क्या CSS लिख दी, बेसिक सा मैंने लेट्स से विड्थ लिख दी इसकी 40 VW। ठीक, इसकी मैंने एक हाइट डिफाइन कर दी कितनी, 20 VH, इसका एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, कौन सा, कोई भी एक कलर अलग से। ठीक है, कोई भी एक कलर। जाकर मैं पेज पर देखता हूं यहाँ पर, तो क्या बना होगा ये, लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक, अब मुझे इस पर क्या चाहिए, ड्यूकेट लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं एरिया डिफाइन कर रहा हूँ ना। अब जब तक किसी बच्चे को HTML CSS नहीं आती है, ठीक है, आपका ट्रेनर आपको रिएक्ट जेएस नहीं पढ़ा सकता है, आपको बताएगा ही नहीं वो ये CSS बना बना के। ठीक है, वो तो टाइम वेस्ट करेगा ना आपका, किस पर, ये CSS को बनाने में। क्लियर हो रही बात, तो इसीलिए बेसिक्स जब तक HTML CSS नहीं आता है भाई, आपके लिए रेलगाड़ी है फिर। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा भाई ये कंपोनेंट बने, ऐसे ऐसे बने, बना लो। क्लियर, तो इसको साथ में लेके चलना है कि भाई किस तरीके से बन रहा है। मैंने यहाँ पर राइट डिफाइन किया, राइट नैव, यहाँ पर पेज पर आए, आपने बेसिक सी विड्थ डिफाइन कर दी कितनी, 60 VW, इसकी एक हाइट डिफाइन कर दी कितना, 20 VH, इसका एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया, कोई भी एक कलर। ठीक, आप जब पेज पर देखोगे तो ये पेज पर कहां पर आएगी, खुद से नीचे आएगा। ठीक है, इसको मुझे कहाँ दिखाना है, इस एरिया पर।
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले मेन वाले पर नैप बार पे कर दूं ना डिस्प्ले फ्लेक्स, तो क्या हो जाएगा, ये खुद से लेफ्ट राइट हो जाएंगे। ठीक, अब आप पेज पर आए, आपने एक तरफ ड्यूकेट लिखना है, एक तरफ मेन्यू बनाना है, तो आप ड्यूकेट किस तरफ, नैप बार के अंदर यहाँ पर। ठीक है, कोई भी एक टैग यूज कर लेते हैं, लेट्स से H1 लिखा और इसके अंदर लिख दिया ड्यूकेट। आप जब पेज को सेव किया, जाकर मैं पेज को देखूं तो मेरे को लेफ्ट हैंड पे क्या दिख रहा है, ड्यूकेट लिखा हुआ। ठीक है, मुझे इसे लेफ्ट लिखाना है, राइट ले जाना है, तो पैडिंग वेडिंग लगाकर। इस तरफ मुझे बनाने हैं क्या, मेन्यूज। तो मैंने जब मेन्यू बनाना हो तो अब ध्यान रखें, अब आप मेन्यू बनाना चाहते हैं, तो मेन्यू बनाने के लिए किस वाले पर, इस राइट नैव के अंदर, यहां आपको चाहिए, तो राइट नैव के अंदर जब आप मेन्यू बना रहे हैं इस जगह पर, तो उस मेन्यू वाली फाइल को आप अलग से किसी कंपोनेंट पे बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर नहीं, क्योंकि अभी मेरे को इसके आगे भी काम करना होगा, क्या कि होम पर क्लिक करूं तो होम पेज खोलूं, अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट पेज खोलूं, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूं तो कॉन्टेक्ट पेज खोलूं। ठीक है, तो मुझे अब कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक है, अलग अलग फाइलें बनानी पड़ती, और उन फाइलों के अंदर मुझे चीजों को रखना पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं SRC वाले सेक्शंस के अंदर गया, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, और इस फोल्डर का नाम क्या, कंपोनेंट, जहां पे मैं पेज को ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, हर एक हिस्से को अलग अलग फाइलों के अंदर बनाया जाता है। आप कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर आए, आपने एक फाइल क्रिएट करी, जैसे इस फाइल का नाम क्या लिख दिया, menu.js। ठीक, जब भी कंपोनेंट बनेगा फाइल का पहला लेटर कैपिटल होगा, आपने यहाँ पर इसे बना दिया। अब मेन्यू के अंदर आप आए, आपने क्या किया, लेट्स से कोई भी किस तरीके से बनता है भाई, डिव के अंदर। ठीक है, आपने क्या बना दिए, यूएल। ठीक है, आपने इसके अंदर एलआई बना दिए, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, होम। अभी समझना, क्योंकि बाकी जब आगे बढ़ेगा तो मैं राउटिंग यूज करूंगा। ठीक है, अभी तो आप खाली बना रहे हैं। आपने क्या किया, होम, अबाउट, एलआई, कॉन्टेक्ट, प्रोफाइल, इस तरीके से आपने एक अलग फाइल बना दी, राइट। और इस फाइल को आपने कहा यूज कर लिया, app.js में, कहां पर, यहाँ पर राइट के पास। ठीक है, अभी ये सेव करने पर फॉर्मेट चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने काफी सारे फॉर्मेटर डाउनलोड कर रखे हैं अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो आप फॉर्मेटर पे मत जाना कि ये दाएं बाएं कैसे हो रहा है। ठीक है, इसको मेरे को सेट करना पड़ेगा, गलती से कुछ डाउनलोड मार दिया मैंने। तो यहाँ पर अब पेज पर मैं इस जगह पर राइट वाले ऐप के एरिया के अंदर आकर उस मेन्यू को क्या कर देता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेन्यू लिखा। ठीक है, जो भी हमारे पास पेज होगा उस पर्टिकुलर मेन्यू वाले पेज को मैं यहाँ पर ऐड करा देता हूँ। तो क्या लिखो, आप आए पेज पर, ये मैंने मेन्यू यहाँ पर लिखा। मेन्यू को ऊपर क्या करना पड़ेगा, टॉप पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ हेल्प नहीं आ रही है। हाँ, मेन्यू फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश मेन्यू। ऊपर मैंने क्या किया, इसे इंपोर्ट किया, और नीचे पेज पर इसे क्या कर लिया है सर, मेन्यू यूज कर लिया। अब ध्यान रखना, कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर बना रखा है menu.js वाली फाइल। यहाँ पर आप नोटिस करो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंपोर्टेड एज मेन्यू वाज नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड, क्योंकि भैया आप जो ये पेज को बना रहे हो ये सिंपली खुद से बना दे रहे हो। ठीक है, अब कंपोनेंट कैसे बनते हैं, फंक्शनल या फिर क्लास। ठीक है, तो ये कोड आपको किसके अंदर लिखना है, क्लास या फिर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास एक एक्सटेंशन है ES7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट, इसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। अब menu.js पर आप आए, तो आपने जो भी कोड लिखा था फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की RFC आपने एंटर प्रेस किया। इस मेन्यू की जगह पर, इस वाले मेन्यू की जगह पर क्या करना है, उस पर्टिकुलर कोड को
पेस्ट कर देना है जो भी आपने कोड लिखा था, ठीक है। तो मैंने ये URLi जो भी कोड लिखा है, इस पर्टिकुलर कोड को किसके अंदर डाल दिया मैंने, इस पर्टिकुलर डिफ के अंदर, ठीक। सेव किया, जाकर अगर मैं पेज को देखूंगा तो मेरे पास पेज पर क्या आ जाएगा, होम अबाउट कॉन्टेक्ट प्रोफाइल आ गया, ठीक है। बनाया कहीं और है और यूज अभी यहाँ पर कर दिया। आपको होम अबाउट प्रोफाइल कॉन्टेक्ट इस तरीके से अगर आता है, अब मैं क्या करूंगा भाई, इस menu.js वाली फाइल के लिए, क्योंकि मुझे इसे सेट भी तो करना है ना, ठीक है, इसके लिए CSS चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं CSS कहाँ कर दे रहा हूँ, इस पर्टिकुलर के लिए CSS, तो मैंने हेलो के अंदर, हाँ भाई बोलो। सर, जो आपने प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 लिया वो फाइल कहाँ से मुझे मिलेगा? वो फाइल अभी नहीं मिलेगी मेरे दोस्त, अभी रिकॉर्डिंग मिलेगी बस। सर तो वो फाइल भी मतलब वो कोड अवेलेबल नहीं होता मेरे दोस्त, तेरे को ऐसे समझना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी, जो वीडियोस है ना उन वीडियोस को देखना, बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेज पर हैं। अब इसके लिए क्योंकि ये होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस कैसे बन जा रहा है, ये तो सीधे आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए CSS लिखनी है ना, इस वाले कंपोनेंट के लिए, तो इस वाले कंपोनेंट के लिए CSS आप कहाँ लिख रहे हो, कंपोनेंट के अंदर आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, लेट्स से इस फोल्डर का नाम क्या लिख दिया, स्टाइल, ठीक। और इस स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर आपने क्या करी, CSS क्रिएट करी, ठीक है। आपने एक फाइल क्रिएट करी न्यू वाली जगह पर, लेट्स से इसका नाम लिख देता हूं menu.css, ठीक। किसके लिए, अब menu.js वाली फाइल के लिए, ठीक है। और इस CSS में मैंने सिंपल से अभी क्या लिख दिया, लेट्स से UL के अंदर क्या आ रहे हैं, li आ रहे हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, लिस्ट स्टाइल टाइप लिखते हैं ना, क्या कर देते हैं, नन, कि मतलब आगे से बुलेट पॉइंट हट जाए, ठीक। ये मैंने यहाँ हटाए, इस menu.js फाइल पर उस पर्टिकुलर CSS फाइल को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। कैसे इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर लिख दिया इंपोर्ट डॉट स्लैश स्टाइल स्लैश menu.css इस जगह पर, ठीक है। और जाकर अगर पेज पर देखते हैं तो क्या हट गए,